नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू रखते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज 17 नवंबर 2025 और देखते हैं आज के 17 नवंबर 2025 के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी न्यूज हमारे काम की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट पेज के ऊपर द हिंदू की न्यूज आपने देखी होगी। 27 लाख मनरेगा वर्कर्स आउट ऑफ लिस्ट। देखो है क्या समझना, आपने अभी तक सुना होगा कि बिहार में इलेक्शन चल रहा था तो वहां पर SIR किया गया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और उस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद बहुत सारे जो वोटर्स थे उनको वोटिंग लिस्ट से बाहर कर दिया गया। सिमिलरली ये कुछ ऐसा ही टॉपिक है, बट ये वोटर्स की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है किसकी? मनरेगा वर्कर्स की। तो क्या होता है मनरेगा या फिर नरेगा? तो याद रखना, काफी बार हमने डिस्कस किया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में आता रहता है और न्यूज में तो रिपीट होता ही रहता है। तो क्या है ये? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि एक ऐसा कानून बना दिया गया जो तुम्हें इस बात की गारंटी देता है कि तुम्हें हम जॉब देंगे। तो कौन ये गारंटी दे रहा है? तो याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार तुम्हें ये गारंटी देती है कि तुम्हें जॉब मिलेगी। कितने दिन की जॉब मिलेगी? तो अगर मैं कहता हूं साल में 365 दिन होते हैं तो 100 डेज आपको क्या मिलेगा? काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, इस बात की गारंटी दी जाती है। अगर आपको काम नहीं मिलता है, अगर आप अप्लाई कर देते हो उसके विद इन 15 डेज तो आपको पैसा मिलेगा, बिकॉज ये आपको गारंटी देता है। तो इसको लाया ही क्यों गया था, कब लाया गया था, वो जस्ट बातें हमने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। 2005 में आ जाता है, ठीक है। जब लाया गया था तो क्यों उसकी नीड थी? तो देखो इससे बहुत सारे बेनिफिट है कि जो लोग माइग्रेट कर जाते हैं गाँव से, देखिए याद रखना ये सिर्फ रूरल इलाके के लिए था, इस बात को ध्यान रखना। हालांकि बहुत बार ये डिबेट होती है, ये डिस्कशंस होते हैं कि भाई हमें इसको अर्बन एरियाज में, शहरों में भी लागू कर देना चाहिए, ठीक है। तो गांव में क्या होता है, बहुत सारे जो लोग होते हैं बेसिकली अनस्किल्ड जो वर्कर होते हैं, उन लोगों के लिए इसको लाया गया था कि वो काम कर सकते हैं कितनी रेंज में? तो विद इन 5 किलोमीटर रेंज, यानी कि अपने घर से 5 किलोमीटर की रेंज में उनको कोई भी काम करवा दिया जाएगा। जैसे पानी की टंकी बना रही है सरकार को, ठीक है, सड़क बिछानी है सरकार को, तालाब बनाने हैं तो खड्डे खुदवा लिए गए उनसे, तो ये सारे काम करवाए जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि रूरल डेवलपमेंट भी होता है, समझ गए, वहां पर कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट भी होता है किसका? जो अनस्किल्ड लोग हैं। और मेजरली याद रखना ये क्या है? तो वुमेन सेंट्रिक है, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा, इवन 1/3 तो छोड़ो आप, हाफ 50% से ज्यादा इसमें कौन काम करती हैं? वुमेन काम करती है। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज 5 किलोमीटर है, तो दूर अगर जाना होगा मोर देन 5 किलोमीटर तो पैसा तो मिलता है एक्स्ट्रा, बट जो महिलाएं होती हैं उनके लिए अच्छा है, और जो मेल होते हैं वो तो कहीं दूर जाकर भी काम कर सकते हैं, समझ गए। तो और ऐसा भी नहीं है कि आप घर में एक ही मेंबर उसमें जॉब कर सकता है, ध्यान रखना। आप अगर घर में 5 आदमी हो, 10 आदमी हो, बस कंडीशन क्या है? मोर देन 18 ईयर, आपकी जो एज है वो मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। आपकी फैमिली के सारे मेंबर्स जो 18 प्लस हैं वो इसमें काम कर सकते हैं। डेली वेज आपको दिया जाएगा, गारंटी दी जाती है कि आपको हम रोजगार देंगे, आपको हम खाना देंगे। क्योंकि कौन सा आर्टिकल है? तो DPSP का हमने काफी बार डिस्कस किया है। आर्टिकल नंबर कौन सा है? 43, जिसमें लिविंग वेज की भी बात होती है कि गवर्नमेंट जो है आपका स्टेट वो है वो ऐसे प्रोविजंस बनाएगा जिससे आपको लिविंग वेज मिले। तो कम से कम 100 दिन अगर आप पैसा कमा पा रहे हो तो खाने लायक पैसा हो गया आपके पास। उसके साथ साथ आर्टिकल 41 जिसमें राइट है आपका, राइट टू वर्क, जो आपको स्टेट देगा। बट स्टेट दे या ना दे ये जरूरी नहीं है, बिकॉज DPSP's डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखी हुई बातें ये किसी भी कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं होती हैं। मर्जी है, दे तो दे, ना दे तो ना दे, समझ गए। तो ये न्यूज में क्यों रहता है? अब तो देखो कई बार क्या होता है कि जो सरपंच होता है वो क्या करते हैं, वही जो चीज होती है उसे बार बार दिखाकर पैसा ले लेते हैं। ठेकेदार जो होता है उसको फिर फॉर्च्यूनर भी लेनी होती है, स्कॉर्पियो भी लेनी होती है, तो क्या करते हैं वो लोग? काम करवाएंगे 20 लोगों से, दिखा देंगे 100 लोगों से, 80 लोगों का काम एक JCB से करवा दिया। तो बीच में सरकार के पास जब ये बातें आने लगी कि करप्शन बहुत होता है, तो सरकार ने इसके बजट में बहुत ज्यादा कमी कर दी। फिर बजट बढ़ा दिया गया, इस बार लगभग 80,000 प्लस का बजट है, करोड़ का, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि जो वेस्ट बंगाल है, उस वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है किसमें? मनरेगा में।
क्योंकि वेस्ट बंगाल में सरकार का कहना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट अलग अलग पार्टी है, सेंटर अलग है, वहां पर अलग है, यहाँ मोदी जी वहां ममता दीदी है ना, तो उनका कहना है कि हम जो पैसा देते हैं वो उसको कहीं और खर्च करते हैं जाकि मनरेगा में। तो उन्होंने लगभग 2022 के आसपास से तीन साल होते आए, उन्होंने क्या कर दिया था, मनरेगा को बंद ही कर दिया था ऑलमोस्ट। और अब ये डाटा निकल के आ रहा है कि लगभग 27 लाख वर्कर्स को उससे बाहर कर दिया गया ई-केवाईसी में। अब ई-केवाईसी क्यों जरूरी है? ताकि आपको डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जा सके। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या होता है कि आपने काम किया, आप साइट पर पहुंचे, आपने सेल्फी डाल दी कि देखो आज मैं आ गया था, मैंने ये खड्डा खोद दिया, मैंने ये काम कर दिया, मैंने ये सीमेंट की टंकी बना दी है, तो आपका काम हो गया, उस हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। याद रखना, पैसा आपको आपके काम खत्म होने के बाद 15 डेज के विदिन मिल जाना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको 100 दिन का काम मिला, उसके बाद एक हफ्ते मतलब वीक टू वीक पैसा मिलता है, और अगर आपका फाइनल काम पूरा हो गया तो उसके विदिन 15 डेज आपको पैसा मिल जाएगा। ये भी इसमें प्रोविजन है, और ये सब गारंटीड है, मतलब आपको मिलेगा तो मिलेगा। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से प्रोविजन है, क्या न्यूज में चल रहा है, समझ गए। आजकल तो ड्रोन फैसिलिटी भी आ गई है कि ड्रोन से भी सर्वे किया जाएगा कि कहीं सच में ठेकेदार या सरपंच उसका मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं, यानी कि पैसा नहीं उठा रहे हैं, है ना। वो बात की बात है कि लोगों को काम देने के नाम पर कह देते हैं कि 300 रुपए मिलेंगे, 50 रुपए मुझे दे देना तो ही काम देंगे, तो ये सब करप्शन तो चलते हैं। करप्शन है, हर लेवल पर सेट है, ठीक है। लेकिन हाँ, 27 लाख वर्कर्स को इससे बाहर करना, याद रखना, उन लोगों के जीवन के ऊपर क्या करना है, तुमने खतरे में डाल देना है। अंडर द एक्ट, प्रायोरिटी शैल बी गिवन टू द वुमेन एंड एट लीस्ट 1/3 ऑफ द बेनिफिशरीज शैल बी वुमेन हु हैव रजिस्टर्ड एंड रिक्वेस्टेड द वर्क। सोशल ऑडिट मस्ट बी डन बाय द ग्राम सभा। याद रखना, जो ग्राम सभा होती हैं वो इसमें सुप्रीम होती हैं, वो जो बनाकर दे देंगी कि इतने लोगों ने काम किया था, इतने दिन काम किया था, पैसा उतना ही आता है, तो वो भी, और उसके अंदर होते ठेकेदार हैं, वो अलग चीज है। सरपंच हो गया, ग्राम सभा, ग्राम सचिव हो गया ना, जिसको हम बीडीओ ऑफिसर कह देते हैं, समझ गए। तो क्या है, कब आया था, किस लिए आया था, बाद में इसका नाम महात्मा गांधी रख दिया गया। मनरेगा एक्ट्स एज सेफ्टी नेट पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द एग्रीकल्चरल ऑफ सीजन। जब ऑफ सीजन होता है, जब अनस्किल्ड लोगों के पास काम नहीं होता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। इकोनॉमिक डाउन टर्न्स, प्रिवेंटिंग डिस्ट्रेस, माइग्रेशन एंड रूरल, ठीक है, अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जाता है, माइग्रेशन को रोकता है। द स्कीम हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बाय डेवलपिंग इरिगेशन, कैनाल्स, रोड्स, वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स, एनहांसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। वही सब बातें जो हमने डिस्कस की थी। बस इसका सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 27, वो आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। द मनरेगा एम्पावर्स द सेंटर टू गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, ठीक है। सेंटर डायरेक्शन देगा, कौन सा है, सेक्शन 27। बट नहीं होता है, मिसयूज होता है, पैसा कहीं और डाइवर्ट हो जाता है, उन सब बातों को देखते हुए ये चीजें चल रही हैं। लेकिन कई बार पॉलिटिकली जब डिसबैलेंस हो जाता है, आपस में लड़ते हैं, तो भी इन लोगों को बीच में नुकसान होता है। अब वेस्ट बंगाल के वर्कर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सरकारों के बीच की है बस, बट उन्हें सफर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। द पोक्सो एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल बाय डिजाइन। देखो ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर आपकी बीएम मुंजाल यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा गया है। एक केस चल रहा है, मैं आपको है ना स्टार्टिंग से बताता हूँ। पोक्सो आई होप सभी जानते होंगे, ठीक है, कि कोई भी अगर 18 ईयर से नीचे का है, 18 साल से कम उम्र का है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अगर उनके साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, अगर किसी भी तरह का उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो वो केस सीधा कौन हैंडल करता है, पोक्सो के अंडर चला जाता है। तो पोक्सो बेसिकली क्या हो गया, एक जेंडर न्यूट्रल हो गया। तो क्या ये जेंडर न्यूट्रल पोक्सो के अंदर लिखा है, क्या ये जेंडर न्यूट्रल इसकी डेफिनेशन में आता है? बस उसी को इसने डिस्कस किया है कि बाय डिजाइन इट इज ए जेंडर न्यूट्रल, ठीक है। It was enacted in 2012, इफेक्टिव फ्रॉम द 14 नवंबर 2012। इसमें 18 ईयर से कम उम्र के सब आते हैं, जिसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल असोल्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट, पोर्नोग्राफी दिखाना, किसी को सेंड करना, इवन चाइल्ड पोर्नोग्राफी को स्टोर रखना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को सेंड करना, शेयर करना, ये सब भी इसमें बैन है, इसमें पनिशेबल माना गया है, ध्यान रखना। एग्रीवेटेड सेक्सुअल ऑफेंसेस, इट एंश्योर चाइल्ड फ्रेंडली इन्वेस्टिगेशन एंड द ट्रायल। तो देखो होता क्या है, बट डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके रूल्स पढ़ लेंगे, हालांकि आपके लीगल में भी ये चीजें आती हैं। तो जब कभी भी सेक्सुअल हरेसमेंट होता है,
तो क्या सिर्फ फीमेल का ही सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है? तो इसमें डिस्कस किया गया ऐसा नहीं है, मेल का भी हो सकता है, लेकिन हम हमेशा सेक्सुअल हैरेसमेंट में किसको काउंट करते हैं? फीमेल को। तो इसमें जो अक्यूज्ड है बेसिकली वो ही है या सी है? तो इसी की बात कर रहा है। एक महिला है, ठीक है, उनके ऊपर पॉक्सो लगा है, और उन महिला के ऊपर जब पॉक्सो लगा है तो उनका कहना है कि जो पेनिट्रेटिव सेक्स होता है उसके अंदर तो ही यानी कि मेल ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। आप फीमेल को कैसे मान रहे हो? तो जो फीमेल है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो रेप की डेफिनेशन वो पेनिट्रेशन से मानी गई है। अब पेनिट्रेशन तो मेल ही कर सकता है, फीमेल तो नहीं कर सकती है। बट आजकल अगर आप देखोगे तो जो डिजिटल मीडिया चल रहा है, जो डिजिटल जमाना चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि लड़कियां लड़कों को बुली करती नजर आती है ना, उसके अंदर उनको हरेस करती नजर आती हैं। तो क्या इस पोक्सो की डेफिनेशन में या हमारे रेप वगैरह की डेफिनेशन में, कानूनों में, क्या वहां पर ही लिखा है कि सी लिखा है? तो जब रेप की बात आती है तो वहां ही मीन्स ही, ठीक है, बट यहाँ ही लिखा है, बट ही मीन्स ही और सी बोथ कैन बी। मतलब महिला भी किसी पुरुष का, किसी बच्चे का क्या कर सकती है? सेक्सुअल हरेसमेंट कर सकती है, चाहे पेनिट्रेशन जो है वो चाहे दूसरे तरफ से हो रहा हो, बट उसमें हरेसमेंट उसी का माना जाएगा, इसका नहीं माना जाएगा। तो ये महिला कह रही है कि देखो मुझ पे पॉक्सो क्यों लगा रहे हो? अगर वो लड़का 18 से कम साल का था तो एक्चुअल में रेप तो मेरा हुआ है। बात समझ में आ रही है? ऐसा ही केस कोई सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है अभी, उसके ऊपर इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, जो अभी डिसीजन नहीं आया है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा वो बाद की बात है। जस्ट इन्होंने अपनी राय दी है कि उसमें जो ही है वो ही मेल के लिए है या फीमेल के लिए है, क्योंकि ये जेंडर न्यूट्रल तो है। बट जेंडर न्यूट्रल क्या अक्यूज्ड की तरफ से है या फिर जेंडर न्यूट्रल जो इसके अंदर जो अपराधी है बेसिकली है ना, उसकी तरफ से माना गया है? तो उसको डिफाइन किया गया है। समझ में आ रही बात? तो देखते हैं, फिर से एक बार दोबारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा टॉपिक है, आपने पढ़ा भी होगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली इश्यूड नोटिस ऑन ए पेटिशन अराइजिंग फ्रॉम ए केस इन विच ए वुमेन स्टैंड्स अक्यूज्ड ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट अगेंस्ट ए माइनर बॉय। ठीक है, यानी कि लड़के की एज जो है वो 18 साल से कम है। An offense defined in the section 3 of the Protection of Children from Sexual Offense 2012. The petitioner has claimed that this provision is gender specific. That means it applies only to male and hence cannot apply to her. यानी कि वो कह रही है कि रेप तो मेल ही कर सकता है, फीमेल नहीं कर सकती है। तो आगे जाके कुछ सेक्शंस डिफाइन किए गए हैं जिसमें लिखा भी ही है, बट याद रखना कानून को भी डिफाइन करने के लिए कानून बने हुए हैं। बात समझ में आ रही है? लॉ को डिफाइन करने के लिए फर्दर लॉ बने होते हैं कि उसमें ही का मतलब बोथ है या फिर ही रहेगा। तो देखते हैं आगे क्या कहता है। Its final outcome, notwithstanding the petition raised a question that is foundational to the scope of India's child sexual abuse law. Can women be prosecuted for an offense under this provision? तो ये अभी देखते हैं क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट। हम सिर्फ इसके व्यू पढ़ रहे हैं। Going by the available evidence, the answer seems to be in the affirmative. The POCSO Act is gender neutral. ठीक है, both perpetrators and victims of three reasons. First, if interpreted properly, the text of the act does not restrict its application to the male offenders. थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं, यहीं से निकाल के चीजें या लिख दी गई हैं तो थोड़ा अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, द पेटिशनर हैज क्लेम दैट दिस प्रोविजन इज जेंडर स्पेसिफिक। ठीक है, यहां से आपको दिख भी जाएगा, पढ़ने में भी आ जाएगा। द पोक्सो एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल, वही हमने बातें की थी। द पेटिशनर हैज आर्ग्यूड दैट सेक्शन 3 is gender neutral because it use the pronoun he for the, समझ गए कि उसमें ही लिखा गया है। तो ही का क्या कॉन्सेप्ट है पढ़ लेते हैं। However, सेक्शन 13 याद रखना, फैक्चुअल क्वेश्चंस है, हम पोक्सो के एक नए एंगल से पढ़ रहे हैं आज, और कुछ भी नहीं है। द जनरल क्लोज जीएस एक्ट 1897 स्टेट्स words importing the masculine gender shall be taken to the include females। यानी कि जहां पर masculine gender लिखा है वहां पर उसमें मेल के साथ साथ फीमेल भी इंक्लूड होने चाहिए। Since the GC Act lays down rules and definitions to aid statutory interpretation, Section 13(1) implies that unless the contrary is explicitly stated in or appears from the context of POCSO Act, he includes C। मतलब उसने कहा कि ही मतलब ही, तो मैं मेरे पे नहीं लगना चाहिए, उस पे लगना चाहिए, समझ गए। बट हमारे पास एक पहले से कानून अवेलेबल है, जनरल क्लोज जीएस एक्ट, जो कहता है कि ही का मतलब सी भी होता है। This interpretation is reinforced by the definition of penetrative sexual assault in Section 3 of the POCSO Act.
It encompasses acts beyond penile penetration, such digital or object penetration or oral penetration, which can be committed by female as well. समझ गए? तो दोनों पर लागू होता है, कहने का मतलब ये है. Second, reliable official source confirm the legislative intent of keeping the POCSO Act gender neutral. For instance, the Ministry of Women and Child Development, Government of India, in a written response to a question in the Lok Sabha dated December 12, 2024, stated that POCSO is gender neutral act. यानी कि POCSO gender neutral है, तो जब वो क्राइम में जेंडर न्यूट्रल है तो फिर वो पनिशमेंट में भी जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए. दैट इज द थीम ऑफ दिस न्यूज. ठीक है. Similarly, when the Protection of Children from Sexual Offence Bill 2019 was tabled in the Lok Sabha, its statement of objects and the reasons also specified that the POCSO Act was gender neutral. However, such a reading would misrepresent the legislative intent. Consider the provision on rape found in the section 63 of the Bharatiya Nyaya Samhita, the erstwhile section 375 of the Indian Penal Code. It specifies that a man commits rape if he commits certain forms of penetrative sexual acts against a woman's wish. This is clearly a gender-specific provision which envisages that only women may be victims of the rape and only men may be perpetrators of the rape. यानी कि अगर रेप की बात कर रहा है तो उसमें मेल ही हो सकता है, ठीक है, बट जब पोक्सो की बात आती है तो उसमें मेल फीमेल दोनों को ही क्या ठहराया जाएगा, दोषी ठहराया जाएगा, कल्प्रिट ठहराया जाएगा. ये एक नया एंगल इसमें निकल के आता है. ठीक है. If Parliament intended to make POCSO Act gender specific, the wording of the Section 3 of the POCSO Act, which covers substantially the same sexual act as Section 63 of the BNS, would also contain the same gender specific language. ठीक है, तो उसी को उसको मानना पड़ेगा. कौन से को? जो पहले वाला एक्ट हमने पढ़ा था. That the POCSO Act does not make any such specification should be seen as a deliberate legislative choice reflecting the intent to make the POCSO Act more broadly applicable. समझ गए? तो ये उसमें कहने की कोशिश कर रहा है. तो क्या है पोक्सो, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं. इसका सेक्शन 7(8) क्या कहता है? फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट पेनिट्रेशन विद सेक्सुअल इंटेंट, ये भी इसमें इंक्लूड है, ध्यान रखना. ठीक है, बाकी लीगल में आपने पढ़ा ही होगा. इसका सेक्शन 3 और 4 क्या कहता है? पेनिट्रेशन. ठीक है, ये सब बातें उसमें लिखी हुई है. उसके साथ साथ अगर आपसे पूछे सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में क्या लिखा हुआ है, तो 5 और 6 में क्या कह रहा है? तो पुलिस ऑफिसर, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, रिलेटिव पर्सन इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, किसी के ऊपर भी अगर इनमें से देखो जो पुलिस ऑफिसर होंगे, पब्लिक सर्वेंट होंगे, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस होंगे, कोई रिलेटिव है, ठीक है, कोई पर्सन इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, अगर वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं तो वो इसमें सेक्शन 5 और 6 में होंगे. और उनको जो सजा का प्रोविजन है वो नॉर्मल से ज्यादा होगा क्योंकि वो ट्रस्ट वाली रेंज में आ रहे हैं. जो कि देखो बच्चा जो होता है ना, वो बच्चा मेल फीमेल कोई भी हो, ठीक है, उसके साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा कहा गया है. सेक्सुअल हैरेसमेंट सेक्शन 11 एंड 12 क्या कहता है? वर्ड्स, जेस्चर्स, फिजिकल कॉन्टैक्ट विद सेक्सुअल इंटेंट, शोइंग पोर्नोग्राफी टू ए चाइल्ड, ये सब इसके अंडर में आते हैं. यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी सेक्शन 13-15 में आते हैं. क्रिएटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और व्यूइंग चाइल्ड पोर्न, ये सब क्या है? बैन है, ये भी ध्यान रखना. मैंडेटरी रिपोर्टिंग, अगर आप लोगों को पता है कि किसी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है और आप उसकी रिपोर्ट नहीं करते और बाद में पता चलता है मजिस्ट्रेट को, जजेस को, है ना, अथॉरिटीज को, देन आपको भी क्या मिल सकती है? पनिशमेंट दी जा सकती है. स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई, फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट्स, ठीक है. चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स होते हैं. विदाउट यूनिफॉर्म बच्चों से मिलेंगे पुलिस वाले, उसके घर पर आएंगे, ना कि उसे पुलिस स्टेशन में बुलाएंगे. कोई अग्रेसिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कैमरे पे ट्रायल होगा, ठीक है. चाइल्ड कैन नॉट बी एक्सपोज टू द अक्यूज्ड ड्यूरिंग द ट्रायल. समझ गए? तो ये सब उसमें सेफ्टी फीचर्स भी रखे हुए हैं. क्रिमिनल लॉ, ठीक है, 2018 में क्या किया गया था कि अगर किसी 12 साल की लड़की, कम उम्र की लड़की से रेप होता है तो उसके लिए डेथ पेनल्टी है, ठीक है. 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन होगा और उसके बाद 6 महीने में उसको डिस्पोज कर दिया जाएगा. ये कुछ प्रोविजन भी ध्यान रखना, ठीक है. आई होप आप समझ गए होंगे, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ. चलते हैं आगे. नेक्स्ट है द हर्डल्स इन इंडियाज फाइट टू टीबी, है ना, एलिमिनेट टीबी. टीबी को एलिमिनेट करने के लिए भारत क्या कर रहा है?
इधर ये है आपका इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज, ये है आपकी द हिंदू की न्यूज। इसमें लिखा है स्विंग बट डू नॉट मिस, इंडियाज बैटल अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस विल नीड रिन्यूअल, विगोर एंड फोकस। देखो क्या है, कुछ नहीं है, हमने परसों ही पढ़ा था। अगर आपने लास्ट टाइम वाला अगर हैंडआउट पढ़ा था, आपने न्यूज एनालिसिस देखा था, तो डेफिनेटली आप ये बातें जानते हो, है ना, कि जो टीबी है वो भारत में दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो केस कम हुए हैं वो लगभग 21% पर ईयर के हिसाब से वो भारत में हुए हैं। WHO का टीबी मुक्त अभियान कब का है, तो वो है 2030। इंडिया का टीबी मुक्त भारत कब का टारगेट ईयर है, 2025। ठीक है, हमने पढ़ा था क्यों होता है टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कैसे होता है, कौन कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं, बीच में अगर ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं तो ज्यादा है हावी हो जाता है। क्यों? क्योंकि AMR बन जाता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बन जाता है, यानी कि बैक्टीरिया रजिस्ट करने लगता है। ठीक है, कई बार प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो क्या होता है, दवाई लेने वाले, इलाज कराने वाले पेशेंट की डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि दवाइयां बहुत ही क्या होती हैं, ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं बॉडी पे। ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से उसी आर्टिकल को दोनों तरफ इन्होंने लगा दिया है, तो थोड़ा सा हम दोबारा से इसको डिस्कस कर लेते हैं, बाकी बातें वही है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2025 वाज ए मिक्स्ड बैग फॉर इंडिया। ठीक है, चलो यहाँ पे दिख जाएगा, was a mixed bag for India while the tuberculosis incidence had the highest decline rate, याद रखना, globally 21% सबसे ज्यादा भारत में डिक्लाइन हुए हैं। 237 पर लाख पॉपुलेशन जो होते थे 2015 में, वो अब घटकर आपके 187 पर लाख पॉपुलेशन हो गए हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा है। फैक्चुअल पॉइंट याद रखना, डायरेक्टली एग्जाम में आ जाती हैं चीजें। This also means that India recorded the maximum number of cases of TB. ठीक है, within the country Uttar Pradesh has the highest number of cases followed by Maharashtra, Bihar and मध्य प्रदेश। ये वाला फैक्ट भी याद रखना। दिल्ली हैज द हाईएस्ट टीबी इन्फेक्शन। ठीक है, दिल्ली में सबसे ज्यादा है टीबी के इन्फेक्शन अगर रेट की बात करी जाए। ठीक है, उसके बाद एज फार एज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी इज कंसर्न द सिनेरियो सीम्स क्वाइट चैलेंजिंग। और आपको पता है मल्टी ड्रग टीबी को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट था, CB नाट। ये हमने उस दिन डिस्कस भी कर लिया था, क्या होता है CB नाट। With a treatment success rate of new and treated case hovering at 90% and 77% for MDR। ठीक है, इंडिया टीबी मोर्टेलिटी रेट कितनी है, 28 डेथ्स पर लाख हो चुकी है 2015 में। ठीक है, जो कि पहले कितनी होती थी, अब कितनी हो गई है, 21 हो गई है 28 से, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, जस्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं टीबी को अच्छे से लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट है, ये भी एक अच्छा टॉपिक है ना, Why buying bhang is legal but growing cannabis at home isn't। यानी कि कह रहा है कि जो भांग है उस भांग को खरीदना क्या है, इजी है। ठीक है, लेकिन अगर उस भांग को अगर तुम घर में उगाना चाहते हो तो घर में उगाना उसको क्या है, इलीगल है। आपने देखा होगा बहुत सी जगह पर, जैसे अभी मैं जयपुर में हूँ तो जगह जगह ठेके खुले होते हैं, देसी भांग का ठेका, तो आप उसको खरीद सकते हो, यूज कर सकते हो। लेकिन अगर तुम अपने घर में उसका पेड़ लगा लोगे, है ना, तो एक्चुअल में वो इलीगल है और आपको पनिशमेंट हो जाएगी। तो उसमें यही डिस्कस किया गया, ऐसा क्यों है, तो क्यों है ऐसा, तो अभी एक केस आया था, पढ़ते हैं। द केरला हाई कोर्ट अर्लियर दिस मंथ डिसमिस्ड अ पिटीशन बाय अ मैन सीकिंग टू क्वेश प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम फॉर ग्रोइंग कैनबिस। वो आदमी अपने घर में उगा रहा था, उसके ऊपर केस चल रहा था, उसने कहा कि भाई जब तुम बेच सकते हो तो उगाने में क्यों दिक्कत हो, तो उसको क्वेश कर दो FIR को। तब केरला हाई कोर्ट ने कुछ कहा, द पिटिशनर हैड बीन कॉट बाय एक्साइज ऑफिशियल्स विद 5 cannabis plants in the pots on the terrace of a rented house। मतलब अपने घर के ऊपर भाई ने क्या कर रखा था, 5 पेड़ लगा रखे थे गांजे के। ठीक है, His defense, the plants had not yet developed flowering or fruiting tops and that under law only the flowering tops constitute ganja the drug। The bench of justice CS Dias rejected this argument। क्या कहा उन्होंने, NDPS क्या कहता है, इन 1985, याद रखना NDPS 1985 में आया था। India enacted the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act। This law did not impose or blanket ban on every part of the cannabis plant। याद रखना, जो कैनबिस प्लांट है उसकी जो पत्तियां हैं, जो लीव्स हैं, उनको बाहर रखा गया है, वो आपके NDPS में नहीं आती हैं। बट उसका क्यों नहीं रखा गया उसको, क्योंकि उसका यूज जो हमारे, आपने देखा होगा जब महाशिवरात्रि होती है
तो भगवान शिव के प्रसाद के रूप में क्या करते हैं वो लोग, गांजा घोट के या फिर उसकी गोल गोल गोलियां बनाकर वो खिलाते हैं प्रसाद के रूप में। तो कल्चरली है ना, रिलीजियसली ये हमारे यहाँ पर अलाउ है। दैट इज वाई जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, उनको बाहर रखा गया है। उसके बाद उसकी जो बीज होता है, उसके बाद उसका जो तना होता है ना, उनसे क्या बनते हैं, चरस, गांजा, अफीम, ये बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है। सेक्शन 2(3) of the NDPS Act defines cannabis या hemp to mean both charas and ganja and any mixture or drink prepared from both the two. It defines the charas as the separated resin in whatever form obtained from the cannabis plant, including Hasius oil. Ganja is defined as the flowering or fruiting tops of the cannabis plant. This definition excludes the seeds and the leaves of the plant when not accompanied by the tops. यानी कि जो आपके leaves होंगी और जो आपके seeds होंगे वो उससे क्या रखे गए हैं, बाहर रखे गए हैं। ठीक है। तो NDPS Act does not criminalize possession, sale, purchase or consumption of the leaves. States have the power to regulate bhang under the excise laws. ठीक है, ध्यान रखना। Many state, UP, Rajasthan, MP, Bihar, Haryana allow license sale of bhang from the government shops during the festivals, होली जो होती है आपकी शिवरात्रि। लीगल बेसिस क्या है, ये फैक्चुअल डाटा याद रखना। सेक्शन 2(3) of the NDPS Act clearly exclude leaves. Bhang is not a narcotic drug under the NDPS. नार्कोटिक ड्रग नहीं है भांग, ध्यान रखना, NDPS के अंडर में। Hence bhang is legal but regulated by the state excise department, not by the central narcotics law. ये फैक्ट ध्यान रखना, डिफरेंस ध्यान रखना। और इसी के ऊपर ये एडिटोरियल आया हुआ है आपके इंडियन न्यूज़पेपर के एक्सप्लेन्ड वाले पोर्शन में। No person shall cultivate the cannabis plant for any purpose except under a license from the government. NDPS एक्ट का तो सेक्शन 20 से बैन करता है। पनिशमेंट कितनी है तो याद रखना, ऑन द स्केल पे डिपेंड करता है। लगभग 10 साल तक की आपको पनिशमेंट हो सकती है और 1 लाख या उससे ज्यादा का आपको फाइन भी हो सकता है अगर आप अपने घर में उगाते हो। भांग हैज बीन यूज्ड इन इंडिया फॉर द रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिस, हमने बातें की थी। When NDPS Act was drafted in 1985, ये भी याद रखना कब बना था, 1985 में। Under the international pressure UN drug treaties, the government choose not to ban भांग। ठीक है, कल्चरल, ठीक है, बर्डन ऑन एनफोर्समेंट, ये सब बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। फैक्चुअल था, बस एक केस चल रहा है तो न्यूज में आगे और कुछ नहीं है। चलो, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है ना, आज अच्छे अच्छे टॉपिक्स रखे गए हैं वैसे, है ना। नेक्स्ट कौन सा है, आर्टिकल 32 enables people to approach Supreme Court for fundamental rights, says CGI। देखो, आपने पढ़ा होगा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग के साथ ये शुरू होता है एंड 26 नवंबर 1949 को ये कंप्लीट हो जाता है, लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन में। Then 26th of the November 1949 को Indian Constitution was enacted partially, but on 26th of the January 1950 Constitution was enacted fully। पूरा लग जाता है, 395 के 395 आर्टिकल लागू हो जाते हैं। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज लिखे हुए हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, किसी भी देश, किसी भी कंट्री, किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, रन करने के लिए, गवर्न करने के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस का सेट होता है, जो किताब होती है जिसमें हम सारे रूल्स रेगुलेशंस लिख देते हैं, हम उसे ही कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स रेगुलेशंस लिखी हुई है उनमें तुम्हारी बातें कहाँ हो रही हैं, तुम्हारी मतलब पीपल ऑफ इंडिया, हमारी बातें कहाँ हैं। तो हमारी बातें लिखी गई हैं कहाँ पर, उनके अधिकार, उनके राइट कहाँ लिखे गए हैं, पार्ट नंबर 3 में। एंड जो पार्ट नंबर 3 आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सीधा बात करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और हम ऑलरेडी इसके बारे में काफी बार पढ़ चुके हैं, एग्जाम के पास हो तो सारी पॉलिटी आपको आती होगी, आनी भी चाहिए। तो उसमें आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, 13 है ना, जुडिशियल रिव्यू, 14 to 18 आपके राइट टू इक्वालिटी है ना, उसके बाद 19, 20, 21, 22, 23, 25 to 28 रिलीजियस फ्रीडम, और ऐसे करते करते 29, 30 फॉर द माइनॉरिटीज एंड 31 को अलग कर दिया हमने उसको लीगल राइट में डाल दिया है ना, आई होप आपको आते होंगे। एंड 32 इज द लास्ट, कौन सा है आपका, तो रेट्स लिखी हुई है उसमें। तो सीजीआई जी ने कहा कि देखो, अगर तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन होता है देन डायरेक्टली आप मेरे पास आइए, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास आइए। अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वोलेशन होता है तो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। बट याद रखना, क्या सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूसिव है इस केस में? एक्सक्लूसिव का मतलब सिर्फ वहीं जा सकते हो नहीं,
पार्लियामेंट लॉ मेकिंग प्रोसेस के द्वारा या लॉ बनाकर हमने ये प्रोविजन भी कर रखा है कि आप हाई कोर्ट्स और उनमें भी जा सकते हो। तो एक्सक्लूसिव नहीं है कि सिर्फ वहीं जाओगे, बट हाँ आप अप्लाई कर सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट फिर इस बात को ध्यान में रखेगा कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन ना हो। समझ गए? दैट इज वाई आर्टिकल 32 को, जिसमें हम रिट्स की बातें करते हैं, ठीक है, उसको हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहे जाते हैं, ठीक है, मनु ऑफ मॉडर्न इंडिया कहे जाते हैं, उन्होंने क्या कहा था आर्टिकल 32 को? तो उन्होंने कहा था हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर शरीर से आत्मा और दिल निकल जाए तो शरीर खत्म हो जाता है। सिमिलरली अगर तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन से अगर आर्टिकल 32 चला गया तो तुम खत्म हो। मतलब हमें प्रोटेक्ट कौन करता है? हमारे फंडामेंटल राइट्स को कौन बचाता है? आर्टिकल 32। और अगर वोलेशन होता है तो आप सीधे कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट, ये वो कह रहे हैं। तो आई होप 32 आपने पढ़ा होगा, उसमें 5 तरह की रिट्स आती हैं। अब एक क्वेश्चन ही आता है बहुत ज्यादा, है ना, कि भाई अगर जो रिट्स रिलीज करने की बात हो रही है तो जो सुप्रीम कोर्ट जो रिट रिलीज करता है वो किसके वोलेशन के लिए करता है? क्या वो फंडामेंटल राइट के लिए करता है? बिल्कुल। क्या वो लीगल राइट के वोलेशन के लिए भी करता है? नहीं। तो लीगल राइट के वोलेशन के लिए कौन करता है? तो फिर कौन करेगा? आपका हाई कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के पास कौन से आर्टिकल में ये पावर है? आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द हाई कोर्ट्स, कि उसमें वो क्या करेगा? 6th जो रिट होती है इंजंक्शन, वो इंजंक्शन को पास कर सकता है। एंड इंजंक्शन इज यूज्ड अगेंस्ट द वोलेशन ऑफ लीगल राइट, यानी कि लीगल राइट के वोलेशन के अगेंस्ट में उसका यूज किया जाता है। समझ गए? हाँ, कौन सी होती है? इंजंक्शन। तो 5 ये करता है, ये 6 करता है। तो याद रखना, इन केस ऑफ इशूइंग रिट्स विच वन इज मोर पावरफुल? तो हाई कोर्ट इज स्लाइटली मोर पावरफुल देन द सुप्रीम कोर्ट, ये भी ध्यान रखना। कौन कौन सी होती हैं? तो चलिए वही डिस्कस किया हुआ है। आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स एवरी सिटीजन, इंडियन सिटीजन ध्यान रखना, विद द राइट टू सीक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहते हैं। क्यों? जैसे आप बीमार हो जाते हो तो आपको गोली दी जाती है, आप ठीक हो जाते हो। सिमिलरली अगर आपके प्रीवियस 5 फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन होता है, देन सुप्रीम कोर्ट आपको एक रेमेडी देता है, एक इलाज देता है। उस इलाज को क्या कहते हो? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि आर्टिकल 32 दैट इज रिट्स। लाइक ऑल फंडामेंटल राइट्स, द सुप्रीम कोर्ट हैज मैंडेटरी jurisdiction for the violation of Article 32. The Parliament can empower any other court to issue directions। समझ गए ना? किसी को भी कर सकता, बिकॉज एक्सक्लूसिव नहीं है। Article 32 vests the Supreme Courts with the original and wide but not exclusive powers to enforce the आपका to enforce the fundamental rights। मतलब वो एक्सक्लूसिव नहीं है, ध्यान रखना, कोई भी कर सकता है। ठीक है। और आर्टिकल 226 में इंजंक्शन आपके लीगल राइट्स को बचाती है, ये बस इतना लिखा हुआ है। कौन कौन से हैं हमारे पास? तो आपने पढ़ा होगा हैबियस कॉर्पस, किसी को भी जिंदा लेकर आना या मुर्दा लेकर आना, ठीक है, ताकि आर्टिकल 14 का वोलेशन ना हो। ठीक है। मैंडेमस, वी कमांड, ऐसा मत करो, तुम आउट ऑफ रेंज जाकर काम कर रहे हो, मत करो, उसको रोकने के लिए आ जाता है। ठीक है। आपका प्रोहिबिशन, रुक जाओ, ऐसा मत करो, ये तुम्हारा काम नहीं है। सर्ट्योरेरी, लोअर कोर्ट्स से हाई कोर्ट्स अपने पास बुला लेते हैं कि इसको ऐसा मत करो, है ना, ये तुम्हारा काम नहीं है। क्यू वारंटो, अगर कोई आप इलीगल तरीके से जॉब पा लेते हो तो उससे हटाने के लिए क्यू वारंटो अथॉरिटी रिलीज कर देती है। तो कौन से 5? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्ट्योरेरी एंड क्यू वारंटो। ये हम ऑलरेडी लीगल आपके पॉलिटी की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। चलें थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। द लीगल hoodwinking of Adivasis. Last month, when the Chhattisgarh High Court upheld the cancellation of community forest rights of Ghat Barra village in the Chhattisgarh's Hasdev Arand forest, it did not just close a legal case, it also closed the door on the justice. For the residents of the Ghat Barra, mostly Adivasis whose forests were taken over and felled for the Parsha East and Kanta Bashan coal mine, the ruling added insult to the injury. In the 9 years since they approached the court seeking restoration of their rights, the damage was already done while the matter remained sub judice. ठीक है। माइनिंग ऑन देयर कम्युनिटी फॉरेस्ट लैंड्स। देखो क्या कह रहा है, हमने पढ़ा होगा कि जो ट्राइब्स होते हैं, बेसिकली जो आदिवासी लोग होते हैं, बेसिकली कुछ दिन पहले आदिवासी गौरव जनजाति दिवस भी था ना बिरसा मुंडा जी के ऊपर। तो ट्राइबल जो लोग होते हैं, ट्राइब्स के जो लोग होते हैं, वो किस पे डिपेंड होते हैं? वो फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं, वो जंगलों में रहते हैं।
और वो हमेशा से जंगलों में रहते हैं, दैट इज वाई हम उनको ट्राइब्स यानी कि आदिवासी कह देते हैं, और हम उनको मेन स्ट्रीम लाइन में जोड़ना चाहते हैं। दैट इज वाई हम क्या करते हैं, उनके लिए पेसा एक्ट लेकर आए हैं ना, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, हम ये लेकर आए उसके अंदर, ताकि भाई पंचायत वहां तक पहुंचे, उनको भी अपलिफ्टमेंट हो सके। हम लोगों को रिजर्वेशन देते हैं, हम लोगों को फैसिलिटीज देते हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं उन चीजों उन लोगों का, ताकि वो भी हमारी मेन स्ट्रीम लाइन में जुड़ जाएं। समझ गए? बट हुआ क्या अभी कि जब ये जंगल में रहते हैं तो जंगल में इनके कुछ राइट तो होंगे, फॉरेस्ट राइट तो होंगे, क्योंकि ये हमेशा से वहां रहते आए हुए हैं, तो ऐसा थोड़ी है सरकार जाए और छीन ले उनसे, उनको बेघर कर दे, उनको मार दे, उनको कहीं फोर्स कर दे डिस्प्लेस होने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए कानून बने हुए हैं, इसके लिए लॉज बने हुए हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, छत्तीसगढ़ के हंसदेव के जंगल में उन कानून का, उन लॉज का धज्जियां उड़ाई गई और उन लोगों से उनकी जमीन छीन ली गई। तो कितनी जमीन एक ट्राइबल पर्सन होल्ड कर सकता है अंडर द फॉरेस्ट, या उनके जो फॉरेस्ट और रिजर्व एक्ट बने हुए हैं 2006 के अंडर में, क्या होती है चीजें, चलिए डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सिंस, ठीक है, सिंस फॉलोइंग द एफआरए स्टेटमेंट of forest rights and informed prior consent of affected Gram Sabhas have been a legal precondition for forest diversion that is done under the Forest Conservation Act. The Act recognizes and vests the forest rights and occupations in the forest land in forest dwelling scheduled tribes. याद रखने, एक होता है FDST, एक होता है Other Traditional Forest Dwellers OTFD। तो जो आपके FDST हैं, याद रखना एग्जाम में आ जाते हैं, OTFD, इन दोनों के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बने हुए हैं जो 2006 में आए थे। अब क्या इनको सरकार चेंज करेगी? अच्छा, किस में आते हैं? आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ, जीने के अधिकार में। वो जीते कैसे हैं, उनका एनवायरनमेंट कैसा है, वो हमेशा से वहां रहते हैं, तो सीधा सीधा उसका भी क्या हो रहा है, वोलेशन हो रहा है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे चीजें निकाल के पढ़ लेते हैं। इट गिव्स FDST and OTFD the right to ownership to land farmed by the tribal forest dwellers subject to a मैक्सिमम ऑफ 4 हेक्टेयर। याद रखना, मैक्सिमम 4 हेक्टेयर वो क्या कर सकते हैं, जमीन को रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं। यूज राइट्स क्या है? द राइट्स ऑफ द ड्वेलर्स एक्सटेंड टू एक्सट्रैक्टिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। वे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा कर सकते हैं ताकि वो लोग पैसा कमा सके, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो फिर चंदन की लकड़ी को ही तस्करी करने लग जाए और वो पुष्पा बनने की कोशिश करे, नहीं। वो छोटा मोटा शहद बेच लिया, कुछ पत्ते बेच लिए, उन पत्तों से कुछ होता है ना, प्लेट वगैरह बना के बेच ली, वो कर सकते हैं, ये अलाउ है। रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स to rehabilitate in case of illegal eviction or forced displacement and to basic amenities, ठीक है, उनको दी जाएंगी। पैसा एक्ट क्या कहता है, ग्राम सभाओं को एम्पावर करता है कि वो लोग वहां पर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा करने दे, लैंड एलिनेशन, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पैसा फॉर पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट दैट वाज पास्ड इन 1996, क्योंकि हमने पंचायत को ही लागू कब किया था, बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। ग्राम पंचायत वाज मेड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑन 24th of April 1993, और उसके बाद 1996 में हमने उस पंचायत को शेड्यूल्ड एरियाज तक भेज दिया था। ठीक है, ताकि उन लोगों का अपलिफ्टमेंट हो सके। ट्राइबल्स वर ट्रीटेड एज एनक्रोचर्स इन देयर ओन ट्रेडिशनल लैंड। फिर उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया 1927, तो उसके बाद में चेंज कर दिया गया, क्योंकि उस समय बहुत सारे डैम्स बनाए गए थे, माइनिंग कर रहे थे ब्रिटिशर्स, टाइगर रिजर्व बनाए गए थे, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आए थे, तो इन लोगों को क्या कर दिया गया था, डिस्प्लेस कर दिया गया था। तो इन लोगों के हक की बात करने के लिए कुछ कानून आए, जिसको हम क्या कहते हैं, FRA 2006। शेड्यूल्ड ट्राइब्स मस्ट बी रिसाइडिंग इन फॉरेस्ट। किसको कहोगे, कौन सा ट्राइब उसमें प्रोटेक्टेड है, तो याद रखना, मस्ट बी रिसाइडिंग इन फॉरेस्ट बिफोर 13 दिसंबर 2005 से पहले वहां रह रहा था। दूसरा, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स मस्ट हैव लिव्ड इन द फॉरेस्ट फॉर 75 ईयर्स एंड डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट रिसोर्स। यानी कि आपका 13 दिसंबर 2005 से पहले वहां रह रहा था और पिछले 75 साल से वो ट्राइब वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है और वो मोर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उन लोगों को इसके अंदर प्रोटेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज आप लोग यहाँ से 20 लोग निकलो और वहां पर जाकर 20-50 घर बना लो और कह दो हम तो ट्राइब है, हमें तो ये जंगल चाहिए, ऐसा नहीं है, समझ गए ना। तो कुछ लॉज भी हैं, उनको ध्यान रखना। इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट क्या है, तो फॉर लैंड अप टू 4 हेक्टेयर फॉर द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए आप 4 हेक्टेयर जमीन रख सकते हो। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट दिए गए हैं, ग्रेजिंग, गाय बकरी चरा सकते हो, है ना, फिशिंग, कलेक्शन, ठीक है, माइनर प्रोड्यूस, वाटर बॉडीज, हैबिटेट राइट्स, ये सब आपको दिए गए हैं। ग्राम सभा कैन प्रोटेक्ट, मैनेज एंड कंजर्व द
फॉरेस्ट, ये भी ध्यान रखना, अंडर पेसा एक्ट, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं, टू लिटिल मच लेटर द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स अंडरमाइन राइट टू इंफॉर्मेशन। देखो ये न्यूज रिपीट है, हमने कल परसों ही पढ़ा था शायद, है ना, एक दिन पहले आरटीआई सैटरडे को ही पढ़ा था, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमारा जो डाटा प्रोटेक्शन जो रूल्स आ रहे हैं बेसिकली क्या उनको डाइल्यूट कर रहा है, क्या डाटा प्रोटेक्शन रूल्स आरटीआई को डाइल्यूट कर रहे हैं, ये वाला टॉपिक हमने लास्ट सैटरडे को डिस्कस किया था, तो आई होप वो आपको याद होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था उस दिन। ठीक है, कि कैसे आरटीआई में आप किसी के लिए इन्फॉर्मेशन मांगते हो, फिर वो देता है कि नहीं देता है, वो कहता है ये तो मेरी प्राइवेसी का सवाल है। तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने परसों वाला लेक्चर देखा होगा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, रिपीट है वो न्यूज। दिल्लीज एयर ए वीक प्रॉब्लम इन नीड ऑफ बोल्ड सॉल्यूशंस। तो देखो लिखा किसने है, शशि थरूर। आई होप आप इन्हें जानते होंगे। अब देखो दिल्ली में पॉल्यूशन होता रहता है, ठीक है। अब दिल्ली में ही पॉल्यूशन होता है, क्या ये सच है? नहीं, बहुत सारे दुनिया भर के शहर हैं जो दिल्ली जैसे हालातों में हैं, बट वहां पॉल्यूशन नहीं होता है। तो एक्चुअल में पॉल्यूशन का होना, अब देखो आप लोग जैसे पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको पता है ये डिफाइंड सिलेबस है, आपको पता है कि ये रास्ता है और इस रास्ते पर मैं चलूंगा, थोड़ा बहुत जीके पढ़ लूंगा, लीगल पढ़ लूंगा, रीजनिंग पढ़ लूंगा, और ऐसे ऐसे करके ये क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, तुमने 10 साल की क्वेश्चन लगा ली और तुम्हें पता है ये रास्ता जाता है क्लैट के उस पार। ठीक है, आप जानते हो, आप उस रास्ते पे चल रहे हो, चलते चलते हो सकता है कभी गिरोगे, कभी उठोगे, कभी गिरोगे, और डेफिनेटली वहां पहुंच जाओगे और लास्ट में अच्छी मेहनत करके उधर छलांग लगा के पहुंच जाओगे। एक मैं कहता हूं, रास्ता तुम्हें पता है, बट जब भी रास्ते पे चलने की बात आती है तो तुम बहाना बना देते हो, आज तो लाइट नहीं है, आज तो भूख लग रही है, खाना खा लेता हूँ, अरे अब तो खाना खा लिया, अब तो सो जाता हूँ, आज तो लाइब्रेरी नहीं जाता हूँ। तो मतलब तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम करना तो चाहते हो बट तुम्हारी इच्छा नहीं होती है। लेकिन लास्ट में जब ब्लेम आता है तो ब्लेम आप किस पे डालते हो? तो आप जानते हो सीधा सीधा, या तो किसी इंस्टीट्यूट पे ब्लेम डालोगे या टीचर्स पे ब्लेम, होता है, नॉर्मल है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहे हैं शशि थरूर जी कि जब पोल्यूशन ऐसा नहीं होता, बीजिंग हो गया ना, बहुत बड़े बड़े शहर हैं जिनमें दवा के भर भर के इंडस्ट्रीज भरी पड़ी हैं, बट वहां तो नहीं है ऐसा। तो उन्होंने क्या कर रखा है, अपने चारों तरफ, जैसे सिंगापुर का एग्जांपल इन्होंने लिया कि सिंगापुर में चारों तरफ आप क्या कर दो, लगभग उन्होंने 33% के आसपास क्या लगा रखे, पेड़ लगा रखे हैं। तुम्हारे इंडिया में टोटल पेड़ों का जो रेशियो 21.76% पे आ रखा है ना, फॉरेस्ट का। तो वहां पर क्या होगा, आप चाहे कितना ही कर लो, कार्बन को क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, होगा ही पॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, यूपी से पराली आ गई। अब इतने बुरे हालात, आप इसको पढ़ोगे, पढ़ो जरा इसको ना, हम दोबारा से इसको डिस्कस कर लेंगे। The consequences of breathing in the national capital's foul air is devastating. Long-term exposure to Delhi's toxic air can reduce life expectancy by up to 10 years. अगर आप गलती से दिल्ली में रह लिए ना, तो आप समझ लो अपनी जिंदगी, अगर तुम 70 साल की जीने वाले थे, तुम 60 साल में ही चल बसोगे, ऐसा वहां पे हालात है। लेकिन सरकार क्या करती है, जब इलेक्शन होते हैं तो यमुना भी साफ हो रही है, वो भी साफ हो रही है, हर किसी पॉलिटिकल पार्टी आ गई, और जैसे ही ये सब खत्म हो जाता है तो ना तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है, वो भी शांति से अपना केस देखने लग जाता है, ना ये पॉलिटिकल पार्टी सीएम या ये बीच में आते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर पोल्यूशन हो रहा है। बट जैसे 5 साल बाद होता है तो फिर वो आ जाते हैं। तो एक्चुअल में ये भी एक प्रॉब्लम है कि विल नहीं है उनकी करने की। ठीक है, जस्ट एनालिसिस है, फैक्चुअल कुछ नहीं है इसमें। फैक्चुअल सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कब बना था, कौन सी मिनिस्ट्री है, वो हम काफी बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसमें इन्होंने डिस्कस किया कि देयर इज ए शार्प राइज इन अस्थमा, ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी कि जो आपकी हार्ट से रिलेटेड डिजीज होती हैं, लंग्स से रिलेटेड डिजीज होती हैं, वो ज्यादा बढ़ रही है। इवन जो बच्चे वहां पर पैदा हो रहे हैं ना, वो भी अस्थमा के शिकार है, पैदा होते ही अस्थमा हो जा रहा है। इतने बुरे हालात यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, चलो और पढ़ते हैं थोड़ा। Delhi's air pollution is not born of single source, it is the sum of many small catastrophes, geographical, meteorological and man-made, यानी कि cities such as Los Angeles, surrounded by the mountains, have faced similar challenges, but they responded with the aggressive policy, technological innovation and public engagement. Delhi must do the same. लेकिन दिल्ली में इलेक्शन के टाइम ही होता है। ठीक है, अभी हमने आर्टिफिशियल रेन कराने की बात तो की थी, लेकिन वो हुई नहीं थी, वो मैटर भी खूब चला था। ठीक है, दिल्ली एनसीआर हैज ओवर 3.3 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल्स
और इनमें सबसे ज्यादा डीजल के ट्रक जो वहां से पास होते हैं, उन डीजल के ट्रक से सबसे ज्यादा क्या होता है, पोल्यूशन होता है। तो इन चीजों की तरफ सरकार ध्यान नहीं देती है और इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये जो टॉपिक है आपका, ये आपका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि पोल्यूशन से रिलेटेड है। एयर पोल्यूशन एक्ट कब आया था? 1981 में आया था, ठीक है, 1981 में। वाटर पोल्यूशन 1974 में। ये वाली बातें हम काफी बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, जस्ट रीडेबल है, ठीक है, जस्ट एनालिसिस करना था, उसका फैक्चुअल कम था, ठीक है। चलते हैं आगे। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट किसी लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।